नमस्कार दोस्तों, मैं जगदीश परियार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सर्वोदय एजुकेशन हब में। और एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने एक और नया सेशन लेके। तो आज अपने करेंगे जेनेटिक्स पार्ट नंबर 4। कल अपने किया था जेनेटिक्स पार्ट नंबर 3 किया था। अब देखो पार्ट नंबर जो अपना 3 था, उस 3 पार्ट के अंदर अपने संकरण के बारे में किया था। एक संकर संकरण, द्विसंकर संकरण के बारे में किया था कि एक संकर संकरण क्या होता है, एक संकर संकरण का लक्षणीय अनुपात कितना होता है, जीनी अनुपात कितना होता है। उसके बाद अपने किया था द्विसंकर संकरण कि द्विसंकर संकरण किसे कहते हैं और द्विसंकर संकरण का लक्षणीय अनुपात और जीनी अनुपात कितना होता है। और आज अपने करेंगे इसके बाद में संकरण का नेक्स्ट प्रकार करेंगे अपने प्रिक्सन संकरण, या इसे कहते हैं अपने टेस्ट क्रॉस। तो आज का अपना रहेगा प्रिक्सन संकरण। या इसे अपने बोलते हैं टेस्ट क्रॉस, प्रिक्सन संकरण या टेस्ट क्रॉस। अब देखो प्रिक्सन संकरण या टेस्ट क्रॉस क्या होता है, किसे कहते हैं टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस का मतलब ये होता है कि जब अपने F1 पीढ़ी का कोई एक लक्षण है, उस F1 पीढ़ी के किसी लक्षण का क्रॉस जब अपने अप्रभावी जनक से करवाएंगे ना, तो इसे अपने क्या बोलेंगे, टेस्ट क्रॉस बोलेंगे। अपने इसे कह सकते हैं कि जब अपने F1 पीढ़ी का क्रॉस अप्रभावी जनक के साथ करवाते हैं तो इसको अपने क्या बोलते हैं, इसी को अपने बोलते हैं टेस्ट क्रॉस या कहते हैं प्रिक्सन संकरण। तो देखो टेस्ट क्रॉस क्या होता है, इसमें F1 पीढ़ी जो होती है उसका अपने क्रॉस करवाएंगे किसके साथ, अप्रभावी जनक के साथ। इसका क्रॉस करवाएंगे अपने अप्रभावी जनक के साथ। जब अपने इसका क्रॉस अप्रभावी जनक से करवाएंगे तो ये क्या कहलाएगा, तो ये कहलाएगा टेस्ट क्रॉस। कि F1 पीढ़ी का क्रॉस हमने करवा दिया अप्रभावी जनक के साथ, तो ये क्या बन गया, ये बन गया टेस्ट क्रॉस। ठीक है, जैसे कि देखो F1 पीढ़ी है, अब ये है F1 पीढ़ी, ये F1 पीढ़ी है। इस F1 पीढ़ी का हमने क्रॉस करवा दिया अप्रभावी जनक के साथ। ये अप्रभावी जनक है बोना। ये है अप्रभावी जनक। अब देखो इस साथ करवा दिया तो क्या होगा, असूत्री विभाजन के द्वारा इनकी संख्या क्या हो जाएगी, आधी आधी हो जाएगी। यहाँ पर भी असूत्री विभाजन होता है, संख्या क्या हो जाती है इनकी, आधी आधी हो जाती है। अब देखो इसका क्रॉस अपने करवाएंगे इसके साथ, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी। इसका अपने क्रॉस करवाएंगे इसके साथ, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब इसका क्रॉस करवाएंगे इसके साथ, तो स्मॉल टी और स्मॉल टी। अब इसका कराएंगे क्रॉस अपने इसके साथ, तो स्मॉल टी और स्मॉल टी। अब देखो इसके अंदर जो हमें पौधे प्राप्त हुए हैं, इसमें देखो 2 पौधे तो कैसे हैं, ये 2 पौधे हैं लंबे। 2 पौधे कैसे प्राप्त हुए हमें, लंबे प्राप्त हुए हैं। और यहाँ पर ये 2 पौधे हैं, ये कैसे प्राप्त हुए हमें, ये प्राप्त हुए हैं हमें बोने। तो अब अपने ये कह सकते हैं कि जो टेस्ट क्रॉस होता है, इस टेस्ट क्रॉस का लक्षणीय अनुपात और जीनी अनुपात क्या होता है। तो यहाँ लिखेंगे अपने इसका लक्षणीय अनुपात। तो देखो इसका लक्षणीय अनुपात होता है 1:1। और फिर देखो इसका जीनी अनुपात कितना होता है, तो इसका जीनी अनुपात भी क्या होगा, इसका जीनी अनुपात भी होगा 1:1। देखो 2 पौधे लंबे हैं और 2 पौधे बोने हैं, 2 लंबे 2 बोने को सरल कर लेंगे तो 1:1। तो देखो 2 पौधे विषम युग्मजीय लंबे हैं और 2 पौधे बोने हैं। तो अपने बोलते हैं कि जो टेस्ट क्रॉस होता है उसमें लक्षणीय अनुपात और जीनी अनुपात समान प्राप्त होता है। वह कौन सा संकरण होता है जिसमें क्रॉस करवाने पर लक्षणीय अनुपात और जीनी अनुपात समान प्राप्त होगा, तो वो होता है टेस्ट क्रॉस या प्रिक्सन संकरण। डेफिनेशन आप यहां से कर दोगे कि F1 पीढ़ी का क्रॉस अप्रभावी जनक से करवाते हैं तो इसे अपने कहते हैं टेस्ट क्रॉस। और टेस्ट क्रॉस के अंदर 2 पौधे लंबे प्राप्त होते हैं, 2 पौधे बोने प्राप्त होते हैं, यानी लक्षणीय अनुपात 1:1 और जीनी अनुपात भी क्या होगा, 1:1 होगा। ठीक है, अब हेडिंग लगाइए प्रिक्सन संकरण टेस्ट क्रॉस और लिखिए, इसमें लिखिए जब F1 पीढ़ी का क्रॉस
अप्रभावी जनक से करवाते हैं, जब F1PD का क्रॉस अप्रभावी जनक से करवाते हैं तो इसे टेस्ट क्रॉस कहते हैं। जब F1PD का क्रॉस अप्रभावी जनक से करवाते हैं तो इसे टेस्ट क्रॉस कहते हैं। और अब इस पूरे को नोट कीजिए, पहले इसको और फिर इसको नोट कीजिए। चलो बढ़ते हैं अपने आगे। इसके बाद आता है मेंडल के नियम के अपवाद, कि मेंडल के नियम के अपवाद कौन कौन से हैं। अब देखो, मेंडल ने 3 नियम दिए थे, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। प्रभाविता के नियम में मेंडल ने यह बताया था कि जो लक्षण प्रभावी होता है वो लक्षण ही अगली पीढ़ी में प्रकट होता है, अप्रभावी लक्षण प्रकट नहीं होता। इसी प्रकार के प्रयोग जब अपने किसी अन्य पाद्य पे करते हैं, जैसे कि एंटीराइनम पे करते हैं, मिराबिलिस जलापा पे करते हैं, ठीक है, इन पौधों पर इसी प्रकार के प्रयोग करने पर यह देखा गया कि जो प्रथम पीढ़ी है उसके अंदर एक अलग लक्षण प्रकट हो गया, यानी प्रभावी व अप्रभावी को छोड़कर तीसरा लक्षण प्रकट हो गया, जिसको अपने बोलते हैं अपूर्ण प्रभाविता। तो अपूर्ण प्रभाविता जो है ये मेंडल के नियम का अपवाद है। इसी प्रकार से एक होती है सह प्रभाविता। अब सह प्रभाविता में क्या होता है कि इस प्रकार का लक्षण प्रकट होता है जो उन दोनों जनकों से मिलता जुलता होता है, तो इसे अपने सह प्रभाविता कहते हैं। तो अपूर्ण प्रभाविता और सह प्रभाविता दोनों ही क्या है, मेंडल के नियम के अपवाद हैं। तो अपने हेडिंग लगाएंगे मेंडल के नियम के अपवाद। मेंडल के नियम के अपवाद। देखो, मेंडल के नियम जो अपवाद हैं इसमें सबसे पहले आती है अपूर्ण प्रभाविता। इसे अपने बोलते हैं इनकम्प्लीट कोडोमिनेंस। अपूर्ण प्रभाविता, इनकम्प्लीट कोडोमिनेंस। अब देखो, अपूर्ण प्रभाविता क्या चीज होती है। अपूर्ण प्रभाविता का मतलब होता है कि मेंडल ने प्रभाविता का नियम देख के ये बताया था कि जो लक्षण प्रकट होता है अगली पीढ़ी में वो प्रभावी होगा, जो लक्षण अगली पीढ़ी में प्रकट नहीं होता वो अप्रभावी होता है। जब इसी प्रकार के प्रयोग अपने कुछ अन्य पौधों पर करते हैं, अन्य पौधों पर इसी प्रकार के प्रयोग करने पर यह देखा गया कि जो प्रथम पीढ़ी है उसके अंदर कोई लक्षण प्रकट हुआ था वो दोनों जनकों से नहीं मिलता, कोई तीसरा लक्षण ही प्रकट होता है, जिसको अपने बोलते हैं अपूर्ण प्रभाविता। अब देखो, अपूर्ण प्रभाविता जो होती है इसके अपवाद कौन कौन से हैं। तो देखो, इसके जो उदाहरण है इसमें सबसे पहला आता है एंटीराइनम। अब एंटीराइनम जो होता है वो मेंडल के नियम का अपवाद है। इसके अलावा अपने कह सकते हैं एक आता है मिराबिलस जलापा। तो मिराबिलस जलापा एक पौधा है, ये भी क्या है, मेंडल के नियम का अपवाद है। इसी प्रकार एक आता है मिट्टी मटर। मिट्टी मटर भी क्या होती है, मेंडल के नियम का
अपवाद है। तो इन तीनों पर इसी प्रकार के प्रयोग करने पर कोई तीसरा लक्षण प्रकट होता है, इसलिए इसे कहते हैं मेंडल के नियम का अपवाद। तो आप हेडिंग लगाइए मेंडल के नियम के अपवाद। इसमें लिखिए सबसे पहला अपूर्ण प्रभाविता, और इसमें लिखना स्टार्ट कीजिए। इसमें लिखिए मेंडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग कर प्रभावी व अप्रभावी लक्षण के विषय में बताकर मेंडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग कर प्रभावी व अप्रभावी लक्षण के विषय में बताकर प्रभाविता का नियम दिया था। तथा इसी प्रकार के प्रयोग अन्य पौधों पर करने पर यह देखा गया कि प्रथम पीढ़ी में प्रकट होने वाला लक्षण दोनों जनकों से नहीं मिलता। इसे अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। फिर लिखो एग्जाम्पल एंटीराइनम, मिराबिलस, जलापा, मीठी मटर। 3 एग्जाम्पल है इसके, थोड़ा नोट करो। इसके बाद आता है नंबर 2 सहप्रभाविता। इसके बाद है सहप्रभाविता। अब देखो सहप्रभाविता क्या होती है। सहप्रभाविता का मतलब ये होता है कि कुछ कंडीशन के अंदर क्या होता है कि जो प्रथम पीढ़ी में लक्षण प्रकट होते हैं वो दोनों जनकों से मिलते हैं, यानी अपने कह सकते हैं दोनों के लक्षण समान रूप से प्रकट होते हैं, इसे कहते हैं सहप्रभाविता। अब देखो सहप्रभाविता का एग्जाम्पल क्या है, तो इसका एग्जाम्पल है मनुष्य का AB-O रक्त समूह है। मनुष्य के AB-O रक्त समूह को सहप्रभाविता का एक एग्जाम्पल माना गया है। इसके अंदर क्या होता है कि AB रक्त समूह जो होता है उसके अंदर A और B दोनों का प्रभाव समान रूप से प्रकट होता है, तो इससे भी मेंडल के नियम का एक अपवाद माना गया है। तो हेडिंग लगाइए सहप्रभाविता। नंबर 2 सहप्रभाविता। और इसमें आप लिखिए, इसमें प्रथम पीढ़ी में प्रकट होने वाले लक्षण दोनों जनकों से मिलते हैं। इसमें प्रथम पीढ़ी में प्रकट होने वाले लक्षण दोनों जनकों से मिलते हैं, अर्थात दोनों का प्रभाव समान रूप से प्रकट होता है। एग्जाम्पल AB-O रक्त समूह है। AB-O रक्त समूह है। तो ये तो थे मेंडल के नियम के अपवाद, अपूर्ण प्रभाविता और सहप्रभाविता। अब अपने करेंगे मेंडल के नियम कि मेंडल ने कितने नियम दिए थे, मेंडल ने मटर के पौधे में कुल कितने लक्षण देखे थे और मेंडल के नियमों को प्रसिद्धि कब मिली थी। अब अपने इनके बारे में करने जा रहे हैं। मेंडल के नियम
अब देखो मेंडल ने प्रयोग किस पे किया था, तो लिखेंगे यहाँ पे प्रयोग। किस पे किया था मेंडल ने प्रयोग? मेंडल ने प्रयोग किया था उद्यान मटर पर। किस पे किया था प्रयोग मेंडल ने? उद्यान मटर, जिसका वैज्ञानिक नाम है पाइसम सेटाइवम। उद्यान मटर पाइसम सेटाइवम पर मेंडल ने अपने प्रयोग किए थे। किस पे किए थे? उद्यान मटर पाइसम सेटाइवम पर। अब देखो मेंडल ने इस पर प्रयोग किए थे, तो कुल लक्षण कितने देखे थे? कुल लक्षण देखे, यानी मटर के पौधे में कुल कितने लक्षण देखे थे? कुल लक्षण देखे। तो मेंडल ने मटर के पौधे में कुल लक्षण देखे थे 34 जोड़ी, यानी उसने कुल 34 जोड़ी लक्षण देखे थे। लेकिन उसने इन सभी लक्षणों पर प्रयोग नहीं किया था, उसने मटर के पौधे के केवल 7 जोड़ी लक्षणों पर प्रयोग किया था। तो लिख देंगे यहाँ पे प्रयोग किया। कितने पे किया था? 7 जोड़ी लक्षणों पर प्रयोग। कितने पे किया था उसने? 7 जोड़ी लक्षणों पर उसने प्रयोग किया था। कुल लक्षण मिले तो उसे 34 जोड़ी, लेकिन प्रयोग कितने पे किया था? 7 जोड़ी लक्षणों पर किया था। फिर देखो प्रयोग का समय क्या था? प्रयोग का समय कि मेंडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग कब से कब तक किए थे? तो मेंडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग किए थे 1854 से लेके 1864 तक उसने प्रयोग किए थे। और फिर देखो उसने नियमों का प्रकाशन कब करवाया था? तो लिख देंगे यहाँ पे नियमों का प्रकाशन। तो देखो मेंडल ने जो नियम दिए थे पादप संकरण के, उनका प्रकाशन कराया था 1866 ईस्वी में। किसमें करवाया था? नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रुन में। नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रुन में मेंडल ने नियमों का प्रकाशन करवाया था 1866 के अंदर। ठीक है। फिर बात आती है कि मेंडल के नियमों की पुनः खोज कब हुई थी? तो मेंडल के नियमों की पुनः खोज हुई थी सन 1900 में। तो पहले आप इसको नोट कीजिए, फिर अपने इसको करेंगे आगे। इसको नोट कीजिए पहले आप। तो देखो जो संबंधित प्रश्न पेपर में आते हैं, हर टॉपिक से संबंधित पेपर में प्रश्न पूछा गया था। सबसे पहला प्रश्न तो ये बनता है कि मेंडल ने प्रयोग किस पे किया था? उद्यान मटर, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पाइसम सेटाइवम पर। फिर क्वेश्चन ये बनता है कि मेंडल ने मटर के पौधे में कुल कितने जोड़ी लक्षण देखे थे? तो मेंडल ने मटर के पौधे में कुल 34 जोड़ी लक्षण देखे थे। फिर प्रश्न ये बनता है कि मेंडल ने मटर के पौधे पर कुल कितने जोड़ी लक्षणों पर प्रयोग किए थे? तो केवल 7 जोड़ी लक्षणों पर प्रयोग किए थे। और मेंडल के जो प्रयोग का समय था वो कितना था? 1854 से 1864 तक था। फिर देखो नियमों का प्रकाशन कब हुआ था? 1866 ईस्वी में हुआ था। और किस में करवाया गया था? नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रुन में।
तो इस टाइप के प्रश्न आपको वो एक लाइन में यानी सभी को एक साथ भी दे सकता है। वो दे देगा कि मेंडल के नियमों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है या कौन सा कथन असत्य है। तो उसमें आपको देगा वो नंबर 1 कि मेंडल ने उद्यान मटर पर प्रयोग किया था। नंबर वो देगा मेंडल ने मटर के पौधे में कुल 34 जोड़ी लक्षण देखे थे। नंबर 3 वो देगा मेंडल ने अपने नियमों का प्रकाशन नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रुन में करवाया था। और नंबर 4 वो आपको देगा मेंडल ने मटर के पौधे के कुल 34 जोड़ी लक्षणों पर प्रयोग किया था। तो गलत कथन छांटना है तो अंतिम क्या हो जाएगा, इसमें गलत हो जाएगा। तो इस तरीके के प्रश्न करने के लिए अपने को इसका पूरा बायोडाटा पता होना चाहिए कि प्रयोग किस पे किया था, कुल कितने लक्षण देखे थे, प्रयोग कितने पे किया था, प्रयोग का समय क्या था और प्रयोगों का प्रकाशन कब करवाया था और किस में करवाया गया था। अब बात आती है कि 1884 में मेंडल की मृत्यु हो गई थी। जब मेंडल की मृत्यु हुई थी उसकी मृत्यु तक इन्हें अपने नियमों की प्रसिद्धि नहीं मिल पाई थी। अब बात आती है कि मेंडल को नियमों की प्रसिद्धि कब मिली थी, तो वो मिली थी सन 1900 के अंदर। सन 1900 में 3 देशों के वैज्ञानिक थे, ऑस्ट्रिया के एरिक वॉन शेरमेक, हॉलैंड के थे हुगो डी ब्रिज और जर्मनी के थे कार्ल कोरेंस। इन तीनों वैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रयोग किया था। प्रयोग करने के बाद जो निष्कर्ष प्राप्त हुए थे वो मेंडल के नियमों से मिलते थे। उसके बाद मेंडल को पूरे विश्व में प्रसिद्धि मिल गई थी। तो यहां लिखेंगे मेंडल के नियमों की पुनः खोज। इसके बाद लिखेंगे मेंडल के नियमों की पुनः खोज। अब देखो मेंडल के नियमों की पुनः खोज कब हुई थी, तो ये हुई थी सन 1900 में। सन 1900 ईस्वी में 3 देशों के वैज्ञानिकों द्वारा। देखो कौन कौन से थे। नंबर 1 इसमें थे हॉलैंड के हुगो डी ब्रिज। हॉलैंड के तो थे इसमें हुगो डी ब्रिज। नंबर 2 ऑस्ट्रिया के थे इसमें एरिक वॉन शेरमेक। और नंबर 3 इसमें जर्मनी के थे कार्ल कोरेंस। जर्मनी के थे कार्ल कोरेंस। यानी इन 3 वैज्ञानिकों ने मेंडल के नियमों की पुनः खोज की थी और इसके बाद मेंडल को पूरे विश्व में प्रसिद्धि मिल गई थी। तो किन 3 वैज्ञानिकों के कार्यों के द्वारा मेंडल को प्रसिद्धि मिली थी, तो हॉलैंड के हुगो डी ब्रिज, जर्मनी के कार्ल कोरेंस और ऑस्ट्रिया के एरिक वॉन शेरमेक के कार्यों के द्वारा मेंडल को प्रसिद्धि मिली थी। अब इसको नोट कीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। चलो बढ़ते हैं अपने आगे, बढ़ते हैं आगे। आगे अपने करेंगे मेंडल के नियम। अब देखो मेंडल ने कुल कितने नियम दिए थे, मेंडल ने कुल 3 नियम दिए थे। तो मेंडल के नियम कितने थे,
3 नियम थे। अब बात आती है ये 3 नियम कौन कौन से थे और ये 3 नियम जो थे किस पे आधारित थे, किन प्रयोगों पे आधारित थे। तो मेंडल के कुल 3 नियम थे। इसमें सबसे पहला नियम था, इसे अपने बोलते हैं प्रभाविता का नियम। सबसे पहला नियम था प्रभाविता का नियम। दूसरा नियम इसमें आता है, इसे अपने बोलते हैं पृथक्करण का नियम। और इसमें जो थर्ड नियम आता है वो है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो मेंडल ने कुल 3 नियम दिए थे, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इसमें देखो प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम जो थे वो आधारित थे एक संकर संकरण प्रयोग पर। किस पे आधारित थे? एक संकर संकरण प्रयोग पर। तो ये प्रश्न पेपर में बहुत बार पूछा गया है कि मेंडल का जो प्रथम नियम था किस प्रयोग पर आधारित था? एक संकर संकरण के प्रयोग पर आधारित था। और मेंडल का प्रथम नियम कौन सा था? प्रभाविता का नियम था। देखो ये नियम क्या कहता है? ये नियम ये कहता है कि जब अपने प्रभावी अप्रभावी के मध्य क्रॉस करवाते हैं तो प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण प्रकट होगा, अप्रभावी लक्षण प्रकट नहीं होगा। इसे अपने कहते हैं प्रभाविता का नियम। फिर देखो पृथक्करण का नियम क्या कहता है? पृथक्करण का नियम ये कहता है कि जब अपने किन्हीं दो अलग लक्षणों वाले पौधों के मध्य क्रॉस करवाते हैं तो अगली पीढ़ी में उनके लक्षण क्या है? पृथक पृथक हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। इसे अपने कहते हैं पृथक्करण का नियम। तीसरा था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, जो द्विसंकर संकरण के प्रयोग पर आधारित था। यह नियम ये कहता है कि प्रत्येक लक्षण की वसागति स्वतंत्र रूप से होती है, एक लक्षण की वसागति पर दूसरे लक्षण की वसागति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम था वो आधारित था द्विसंकर संकरण के प्रयोग पर। तो इसका प्रयोग कौन सा था? द्विसंकर संकरण का प्रयोग, द्विसंकर संकरण का प्रयोग। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम द्विसंकर संकरण के प्रयोग पर आधारित था। बाकी जो पहले 2 नियम थे ये प्रभाविता का नियम और पृथक्करण के नियम पर आधारित थे। तो इसको कीजिए आप नोट। तो आज के सेशन करते हैं अपने यही विराम। मिलते हैं कल एक नई सेशन के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।